तो यह कहानी है हमारे हीरो किनफेंग की, जो कि अपनी बेशुमार ताकत और ड्रैगन सोल का मालिक था। मगर उसकी जिंदगी एक ही झटके में पलट गई जब उसकी फियांसे ने मोहब्बत के नाम पर उसे धोखा देते हुए उसकी सारी पावर्स, उसकी शान और उसके एग्जिस्टेंस को ही छीन लिया। वो अब खुद की ही एक परछाई बनकर जीने लगा और इसी दरमियान वो दुश्मनों के हाथों मारा जाता है। मगर किनफेंग की मौत उसका अंत ना होकर एक नई शुरुआत थी। उसकी तकदीर एक नया मोड़ लेते हुए उसकी बॉडी में एक पावरफुल एंशिएंट एम्परर को पनाह दे चुकी थी। यहीं से किनफेंग एक बार फिर से राइज हो गया, पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और बदले की आग से भरा हुआ। यहीं से वो अपनी नई लेगेसी को शुरू करते हुए इतिहास रचेगा और इस बार उसे कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। तो चलो किनफेंग की इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पावरफुल इटर्नल फ्लेम दिखाई गई। वहाँ पर हम एप्रर वू को देख पाते हैं, जो कि उस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो इटर्नल फ्लेम उसके आसपास रिवॉल्व करते हुए हवा में फ्लोट करने लगी थी। एप्रर वू कह रहा था कि इटर्नल फ्लेम को आज तक कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, मगर आज मैंने इसे अवेकन करके यह कारनामा कर दिखाया। अब अगर आज मैं इस इटर्नल फ्लेम के साथ ब्लेंड हो जाऊं, तो मैं इस दुनिया का एक पावरफुल इमोर्टल बन जाऊंगा। और तभी उसे किसी की आवाज आई। वह बंदा कह रहा था कि ना तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ एप्रर वू देखता है कि उस बंदे ने उस पर एक बहुत बड़े माउंटेन से अटैक कर दिया है। एप्रर वू तो इस अचानक से किए हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके चलते वह उस माउंटेन के नीचे क्रश हो जाता है। अब हम उस अटैकर को देख पाते हैं जिसका नाम था जाऊ। वह कह रहा था कि आज तुम्हें रास्ते से हटाकर मैं खुद ही इस इटर्नल फ्लेम पर कब्जा कर लूंगा। उसी वक्त एप्रर वू खुद को संभालते हुए उसके सामने चला गया। वह कह रहा था कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मैंने कभी तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जिस पर जाऊ कहते हैं, क्या कहा तुमने बेस्ट फ्रेंड? वेल, सच्ची दोस्ती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पावर्स। इसके बाद वह हवा में जंप लगाते हुए सीधा एप्रर वू पर हमला करने चला गया। वह कह रहा था कि इटर्नल फ्लेम को हासिल करके मैं इस दुनिया का सबसे महान वॉरियर बन सकता हूँ, सुप्रीम पावर्स का मैं बादशाह बनूंगा। वहीं पर एप्रर वू उसके अटैक को डच करते हुए पीछे हट चुका था, मगर उसी वक्त जाओ अपनी थंडर स्पीयर से उस पर सेकंड अटैक कर देता है। वह कह रहा था कि इटर्नल फ्लेम को अपनी बॉडी के साथ एक करने की प्रोसेस में तुम काफी ज्यादा कमजोर बन चुके हो और यही तो तुम्हें खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। इधर एप्रर वू उसके हर एक अटैक को डच करने में लगा हुआ था। इसके बाद वह भी अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए उसके साथ फाइट बैक करना शुरू कर देता है। वह जाओ वहां से कह रहा था कि तेरे जैसा कमीना इटर्नल फ्लेम के लायक नहीं है। फिर वह उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे वहां की फ्लोटिंग रॉक पर पटक चुका था, जिससे तो जाओ और ज्यादा भड़क गया। साथ ही साथ वह भी एक फ्लोटिंग रॉक को एप्रर वू पर थ्रो कर देता है, मगर एप्रर वू ने अपनी फायर पावर से तुरंत ही उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह उसे उसी स्ट्रक्चर पर घसीटते हुए जाओ की जोरदार पिटाई करने लगा, जिसके चलते उन दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हुई। वह दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल हमले करते हुए सीधे जमीन पर आके गिर चुके थे, मगर थोड़ी देर में जाओ जैसे तैसे उठते हुए इटर्नल फ्लेम की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह कह रहा था कि इटर्नल फ्लेम अब मेरी हो चुकी है, जिस पर इमोर्टल वो कहता है कि अगर आज मुझे मरना भी पड़ा तो कोई बात नहीं। इसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो धीरे धीरे उस पूरी जगह को एक ही पल में ब्लास्ट कर देती है। इस तरह से जाओ का सुप्रीम वॉरियर बनने का सपना अधूरा रह गया। अब हम एप्रर वू की सोल फ्रेगमेंट को देख पाते हैं। उसे दोबारा से अपनी सोल को रिशेप करने के लिए लो से लेकर हाई लेवल तक प्रैक्टिस करनी होगी। दरअसल यह सोल रूम 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनमें थी अर्थ, हेवन, ब्लैक एंड येलो। तो एप्रर जितनी भी हायर लेवल पर जाएगा, उसकी सोल स्किल उतनी ही तेजी से प्रोग्रेस करेगी, जिसके चलते एप्रर वो कई सालों तक कल्टीवेशन करते हुए सोल रूम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। फाइनली उसकी सोल ने खुद को रिशेप कर लिया था और पूरे 10,000 साल होने के बाद एप्रर वो इटर्नल फ्लेम के साथ भी इमर्ज हो गया, मगर अभी भी उसकी सोल रीइंकार्नेट नहीं हो पाई थी, जिसके चलते एप्रर वो को किसी वेसल की जरूरत पड़ेगी। तो एक बॉडी की तलाश में एप्रर वो टाउन में पहुंच जाता है।
वहाँ पर हम शेन जिनहान नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो शेन फैमिली का यंग मास्टर था। वह एक बंदे को जोरदार छमाट मारते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसा कचरा मेरी सिस्टर के लायक नहीं है। वह बंदा जैसे तैसे उठते हुए शेन जिनहान से कहने लगा कि मैं चाहे कितना भी पावरलेस क्यों ना रहूं, मगर तुम्हारी सिस्टर के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है। अगर वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो उसने खुद यहाँ आकर मुझे यह बात बतानी चाहिए थी। यह तुम्हारी सिस्टर और मेरे दरमियान का मसला है, इसलिए तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं तो बस तुम्हारी सिस्टर के साथ बात करना चाहता हूँ। अगर वह यह रिश्ता खुद तोड़ देती तो भी मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊँ। इस बंदे का नाम था किनफेंग, जो कि किन फैमिली का यंग मास्टर है। अब किनफेंग की बातें सुनकर जिनहान उससे कह रहा था कि मेरी सिस्टर ग्लेशियर स्वैली की डिसाइपल है, तो भला वह तुम्हारे जैसे मामूली बंदे से बात क्यों करेगी। चलो अब जल्दी से जहन्नुम में चले जाओ और दोबारा से हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जिनहान ने अचानक से किनफेंग के कोर पर एक जोरदार लात मार दी। इस हमले के चलते किनफेंग बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था। जिनहान कहता है कि अरे तुम तो एक लूजर हो, मगर फिर भी मेरी सिस्टर के साथ शादी करने के सपने देख रहे हो। अरे अगर सच बताऊं तो तुम उसके सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसे लूजर्स तो बस हमारे जैसे पावरफुल लोगों के हाथों मार खाने के लिए पैदा होते हैं। जिनहान का यह सारा तमाशा एप्रर वू की सोल ने भी देख लिया था। वो कहता है अरे अरे किनफेंग की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब निकली, ये तो बस एक ही लात में मारा गया। मेरे ख्याल से यह बंदा काफी ज्यादा कमजोर होगा, इसीलिए तो कोर पर अटैक होने की वजह से यह बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाया। खैर अब तो मैं इस शैतान यंग मास्टर की बॉडी को ही पजेस करूंगा ताकि मैं इस बेचारे लड़के किनफेंग का बदला ले सकूं। इसके बाद एप्रर वू सीधे जिनहान की तरफ जंप लगा देता है। तो जिनहान कह रहा था कि अब तो मेरी जिंदगी एकदम बेहतरीन तरीके से कटने वाली है। ये बंदा रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा, इसीलिए ये इतना ज्यादा घमंडी है। वहीं पर जिनहान किनफेंग को नीचा दिखाने के लिए उसके सामने फनी तरीके से डांस कर रहा था, मगर फिर वह अचानक से ही रुक जाता है क्योंकि किनफेंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसीलिए वह किनफेंग को चेक करने के लिए चला गया। इसके चलते एप्रर वू का निशाना चूकते हुए सीधा जमीन पर पटक जाता है। वह इरिटेट होकर कह रहा था कि साला ये यंग मास्टर तो एकदम सही टाइम पर ही साइड में हट गया। खैर कोई नहीं, मेरी रईसों वाली खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मगर जैसे ही वह जिनहान पर कूदा, जिनहान उसी वक्त नीचे बैठ गया। इसके चलते एप्रर वू एक बार फिर से पटक जाता है। वहीं पर जिनहान कंफ्यूज था किनफेंग आखिर उठ क्यों नहीं रहा, इसीलिए उसके गोल गोल चक्कर काटते हुए उसे चेक करने लगा कि कहीं यह बंदा मरमुरा तो नहीं गया। इसके चलते वह एक बार फिर से जमीन पर भटक जाता है। उसने जिनहान की बॉडी में जाने की ढेर सारी कोशिशें की थी, मगर हर बार वह इधर उधर गोते खाने लगा। तो वह कहता है कि शायद इस बंदे को एक जगह पर ना रुकने पाए, किनफेंग ने उस पर एक और पंच हिट कर दिया। अब किनफेंग की बॉडी पर एप्रर वू का कब्जा था। वह जिनहान से कहता है कमी नहीं, तेरी वजह से मुझे क्लोजर की बॉडी में जिंदगी भर रहना पड़ेगा। अब देख मैं इसके लिए तुझे कैसे पनिश करता हूँ। अब एप्रर वू के पावरफुल पंचेस से जिनहान सिर्फ हवा में सैर किए जा रहा था। एप्रर वू भी उसकी पिटाई करते हुए उससे पूछने लगा कि तुझे एक जगह पर टिकने में कोई प्रॉब्लम थी क्या? तेरी वजह से मैंने एक गलत बंदे की बॉडी को पिस किया है। अब मैं भी इस किनफेंग जैसा ही लूजर बन के रह जाऊंगा। इधर किनफेंग को जिनहान की पिटाई करता हुआ देखकर यांग काफी ज्यादा खुश हो गई। वह कह रही थी कि मुझे तो लग रहा था मैंने तुम्हें खो दिया, मगर हेवंस का शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। इधर किनफेंग ने जिनहान पर इतने सारे पावरफुल पंचेस तेजी से बरसा दिए थे कि जिसे देखकर जिनहान के चमच्चों की हालत फट चुकी थी। वह कह रही थी बाप रे बाप, अगर किनफेंग ने इसकी ऐसी हालत की है तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन यह किनफेंग अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? थोड़ी देर पहले तो एक निकल लूजर था। जिनहान ने तो इतनी मार ना कभी खुद खाई थी और ना ही उसने इतना किसी को पीटा होगा, और अब इतने अच्छी खासी खातिरदारी करने के बाद किनफेंग आराम से बैठ गया। वह नमस्कार मुद्रा करते हुए कहने लगा कि उफ, चलो यह टास्क तो पूरा हो गया। वहीं पर जिनहान के चमचे तो किनफेंग उन पर निशाना साधे, इससे पहले ही वहां से रफा दफा हो गए। इधर बेचारा जिनहान पिलपिले पपीते जैसी हालत में उठ गया। उसके तो 2-4 दांत भी टूट चुके थे, मगर फिर भी वह अपनी तोतली जुबान में उससे पूछता है, तूने मुझे इतना कूटने की हिम्मत कैसे की? तो किनफेंग कहता है, मेरा दिल किया तो तुझे कूट दिया। क्यों, इसमें तुझे कोई मसला है क्या?
जिस पर वह गुस्से में कहता है, साली किनफिंग के बच्चे देख, अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा। इसके बाद जिंगहान वहां से ही भाग निकलता है। इधर किन यांग किनफिंग के पास जाकर पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। अब किनफिंग उसे कुछ जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर गलत जगह पर पड़ती है। वह तो बस किन यांग को घेर रहा था और साथ ही ज्यादा पावर यूज कर रहा था, की वजह से किनफेंग की बॉडी भी रिएक्ट करने लगी, जिसके चलते वो बेहोश होकर सीधे यांग के सीने पर लैंड हो गया। किन यांग उससे कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें हीलर के पास लेके जाती हूँ। इन दोनों की बातें उस लाल पीले खरबूजे ने सुन ली थी। अगले सीन में हमें किनफेंग की माइंड स्पेस दिखाई जाती है, जहां एम्परर वू होश में था। वो इस जगह पर किनफेंग की सारी बचपन की मेमोरीज को देख रहा था। एक एल्डर किनफिंग का लाड करते हुए कहता है कि हमारा किनफिंग ड्रैगन सोल और एम्परर गिफ्ट के साथ पैदा हुआ है, यह बच्चा आगे चलकर काफी पावरफुल बनेगा। साथ ही एम्परर वू देखता है कि एक जमाने में किनफिंग किन फैमिली का जीनियस था। पूरे कॉन्टिनेंट के लोग किनफिंग के टैलेंट की रिस्पेक्ट करते थे। इसी दरमियान किनफिंग की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसने कहा कि तुम काफी पावरफुल हो, क्या तुम कल्टीवेट करने में मेरी हेल्प करोगे। इसके बाद यह विजन वैनिश हो गया। एम्परर वो अब समझ चुका था कि यह किनफिंग का माइंड स्पेस है। फिर उसने एक और मेमोरी देखी, जहां वही लड़की किनफिंग को जेट टोकन गिफ्ट कर रही थी। वह कहती थी कि मेरी तरफ से प्यार की निशानी है। इस बंदे का नाम था शेन जिंगू, जो उसी जिंगहान की बहन थी जिसकी थोड़ी देर पहले ही किनफेंग ने पिटाई की थी। प्रैक्टिस करते करते किनफेंग को उससे प्यार हो गया था और दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। किनफेंग को लगता था जिंगी उससे प्यार करती है, लेकिन वह पूरी तरह गलत था। जेट टोकन पहनते ही किनफेंग को बहुत तकलीफ होने लगी। उसकी बॉडी से स्ट्रांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर जिंगू उसकी सारी पावर खींचते हुए कहती थी कि तुम तो एक पीस ऑफ शिट हो, तुम मेरे लायक नहीं। फिर उसने जेट टोकन में किनफेंग की सारी पावर ऑब्जॉर्ब कर ली थी। एम्परर वू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था, कह रहा था कि यह तो पुराने दुश्मन जाओ की स्किल है, लेकिन वह कैसे आ गई। यह बंदा जीनियस से लूजर बन चुका था, इसीलिए कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किनफेंग ने उससे प्यार किया था और वह उसे धोखा देकर उसकी लाइफ बर्बाद कर चुकी थी। अगली मेमोरी में एम्परर वू देखता है कि किनफेंग काफी घायल होकर उसके पांव में गिर चुका था। एम्परर वू कह रहा था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सारे गुनहगारों को सजा दूंगा। तुम्हारे घर को डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी होगी। अब तुम आराम से रिकार्नेशन के लिए जा सकते हो। किनफेंग होश में आ गया, कह रहा था कि मैंने खुद को डिस्ट्रक्ट करते हुए जाओ को भी खत्म किया ताकि वह इटर्नल फ्लेम का मिसयूज न कर पाए। फिर जिंगू ने दिया हुआ पेंडेंट निकालते हुए कहा कि जाओ तो मर चुका है, फिर उसकी इविल स्किल कैसे अभी तक एग्जिस्ट कर रही। मुझे यह शेन जिंगू काफी दिलचस्प लग रही है। इसके बाद उसने अपनी इटर्नल फ्लेम को अपनी बॉडी के साथ ब्लेंड किया। जगह शेक होने लगी। थोड़ी देर में उसका कॉस्ट्यूम भी जल चुका था। वह कहता था, यह बॉडी बहुत कमजोर है, मुझे इसे स्ट्रांग बनाने में और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसने पगोड़ा समेन किया, पावर्स चेक करने के लिए अपनी पावर्स उसमें ऐड की। पगोड़ा स्पिन होने लगा, उसकी पावर लेवल टॉप पर चमकने लगी। किनफेंग खुश हो गया, कहता था फिलहाल तो मैं ल्यूमिनस लेवल पर हूँ, मगर उसकी खुशियाँ ज्यादा नहीं चली। पावर एक झटके में ड्रॉप हो गई, पगोड़ा बॉटम में आकर गायब हो गई। किनफेंग इरिटेट होकर कहता था, यह क्या मजाक है, मेरे पास 0 पावर है। हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद मैं गॉड रैंक पर ब्रेक थ्रू बना था, लेकिन जाओ की वजह से मेरी मेहनत बेकार हो गई। फिर गुस्से में पगोड़ा फेंक दिया, जोर जोर से चिल्लाया, जाओ तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी चिल्ला पुकार पर यांग वहां भागती आई। किनफेंग बिना कपड़ों के देखकर शॉक थी। किनफेंग शर्म से लाल हो गया, धीरे से गमला उठाकर अपनी इज्जत प्रोटेक्ट करने लगा। अजीब सी स्माइल भी कर रहा था। यांग चीख पड़ी। अगले सीन में किनफेंग कपड़े पहन रेडी था। किन यांग कह रही थी कि शिन फैमिली के कमीने लोग आ चुके हैं, वो हमारी फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। किनफेंग शॉक होकर पूछता था, क्या शिन जिंगू भी आई है। यांग हाँ में जवाब देती है। उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ जाती है। दिल में सोचता था कि भले इटर्नल फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मगर धोखेबाज लड़की को सबक सिखाने के लिए पावर काफी होगी। उसे पता करना था कि जाओ की इविल स्किल कहां से आई। फिर किन फैमिली के एल्डर को दिखाया गया। फ्रॉस्ट फ्लू टेक्निक से अटैक कर उन्हें पीछे धकेला गया। उनके डिसाइपल्स उन्हें संभालने लगे।
वहीं शेन फैमिली के सॉन को दिखाया गया। शेन फैमिली के गार्ड्स का कैप्टन मास्टर किन से कहता था कि अगर अपनी फैमिली को जलील नहीं देखना तो एंगेजमेंट पेपर्स हमारे हवाले कर दो, नहीं तो फैमिली मिट्टी में मिल जाएगी। मास्टर किन कहती थी कि तुम्हारी फैमिली से रिश्ता जोड़ते ही हमारी पावर वैनिश हो गई, लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, एंगेजमेंट तोड़ने से हमारी फैमिली की बदनामी होगी। तभी शिनजिंग पहुंचती है, कहती थी कि मैं ग्लेशियर्स वाली डिसाइपल हूँ, मैं और किनफिंग जोड़ी बिल्कुल सही नहीं, मैं जीनियस हूँ, वह लूजर। क्यों मैं लूजर के साथ रिश्ता रखूंगी, इसीलिए एंगेजमेंट तोड़कर दिखाऊंगी कि किन फैमिली शेन फैमिली के सामने कितनी कमजोर है। मास्टर किन गुस्से में अपनी पावर्स रिलीज करने लगा। लड़की हद पार कर रही थी, वो हमला करने लगे, लेकिन शेनसांग अपनी पावर्स एक्टिवेट करके अटैक काउंटर करने लगा। शेनसांग मास्टर किन से आसानी से मुकाबला कर रहा था। लोग कह रहे थे कि शेन फैमिली का गार्ड भी किन फैमिली के पैट्रिया को टक्कर दे सकता है। शायद ग्लेशियर्स वालों ने ब्रेक थ्रू में मदद की होगी। वहीं चश्मा पहने एक बंदा था, सिर पर घोंसला और परिंदा भी काला चश्मा पहना था। वह कहता था चलो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ। थोड़ी काउंटिंग के बाद कहता था ओ तेरी, आज एक किन फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेगी। साथ ही कहता था तू मनहूस प्रेडिक्शन अपने पास रख, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन जीतेगा। मास्टर किन उस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वह हर अटैक डच करके जोरदार लात मार देता है। मास्टर किन जरा भी टिक नहीं पाई, घायल होकर गिर गई। किन फैमिली के डिसाइपल्स शेनसांग पर अटैक करने लगे, लेकिन शेनसांग कह रहा था चलो भाड़ में जाओ। फिर अपनी पावर रिलीज कर सबको पटक दिया। शिनजिंग मास्टर किन से कहती थी कि बुरहाओ जल्दी एंगेजमेंट पेपर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आसान मौत मिलेगी। मास्टर किन कहती थी चाहे मार भी दो पर पेपर्स नहीं दूंगी। फिर झिंगन चमच्चों को एल्डर किन पर अटैक भेज देती थी, कह रही थी जाओ बुढ़े को तड़पा दो ताकि इन कारण से भी कतरा जाए। जैसे ही अटैक हुआ जबरदस्त फायर से हमला हुआ, सब ऑन द स्पॉट मारे गए। हमला किया था किनफेंग ने, उसने इटर्नल फ्लेम कैच किया और कह रहा था इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की। शन जिंगन किनफेंग को देखकर थोड़ी कंफ्यूज थी, सोच रही थी इसकी सोल इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई। शिनसांग किनफेंग से कहता था बच्चे तू सही टाइम पर आया, बुड्ढे को मारकर मजा नहीं आता था, अब मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। फिर चेयर पर लात मार उसे किनफिंग पर थ्रो कर दिया। किनफिंग ने आराम से कैच किया, कह रहा था जैकी चैन समझता है क्या, तेरी नौटंकी नहीं चलेगी। फिर बड़ी कुर्सी को सांग में फेंक कर तोड़े। वुडन पीस लेकर सांग पर अटैक शुरू किया। ये फाइट फनी थी। किनफिंग लकड़ी से हिट करता रहा, कह रहा था कि तू कितना कमीना और घमंडी है, मैंने भागने का मौका दिया था मगर तूने फायदा नहीं उठाया। सांग गुस्से में फ्रॉस्ट टेक्निक एक्टिवेट करता, कई आइसलैंड से अटैक कर किनफिंग कूल अंदाज में मूव करके काउंटर करने लगा। फिर सांग पर अटैक करने चला गया, मगर सांग पंचेस डच कर रहा था। थोड़ी देर में किनफिंग ने उसे दबोच पांव पकड़ छत पर दे मारा। सांग नीचे आने लगा। किनफेंग अपना पंच लेकर तैयार, जोरदार पंच हिट करके हवा में उछाल दी। पावरफुल पंच की एनर्जी से हॉल तोड़कर बाहर चले। झिंगन देखती थी कि चमचा 2-4 मुखों में सिधार गया था, काफी घबरा गई। फिर अपने गार्ड्स को किनफिंग खत्म करने भेज दी। तीनों कमेंट्री वाले कह रहे थे कि शायद अब किनफिंग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मगर किनफिंग इक्वल अंदाज में मुकाबला कर रहा था। फिर कई लोगों को इटर्नल फ्लेम से वहीं जलाकर राख कर आखिरी बंदा डर के भागने लगा। किनफेंग उसके सामने आकर हल्का सा टच करता, कह रहा था मेरे दोस्त अब रेस्ट इन पीस हो जाओ। फिर उसे खत्म करके अपनी गर्दन बदला जरूर लेगी। अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर किनफिंग सोचता है कि नाना मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। इसीलिए वो कहता है जिंग तुम्हें ये पेपर्स चाहिए थे ना, शायद तुम इन्हें भूल गए और मेरे पास आकर इन्हें कलेक्ट कर लो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।